वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 सम फंक्शन ऑफ नंबर थ्योरी। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम ब्रैकेट फंक्शन भी कहते हैं। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? इफ़ पहले मैं ऐसे आपको समझाती हूँ। अगर हमारे पास में कोई भी वैल्यू हम लेते हैं इस तरीके से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज क्या होती है, लेस देन या इक्वल टू एक्स। अगर एक्स इंटीग्रल है, जैसे हमारे पास में 2 है, कोई भी इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास में क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर हमारे पास में वैल्यू है 2.3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2। यानी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो ऑलवेज क्या आएगा, लेस देन एक्स आएगा। जो भी हमारे पास में एक्स, अगर हम एक्स को ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, ठीक है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 पॉइंट एक्स हमारा 2.3 है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम 2.3 का निकाल रहे हैं, तो वो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर वैल्यू आएगी लेस देन 2.3 से जो लेस देन वैल्यू आएगी, तो विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये क्या होता है कि एक्स जो हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स। अगर एक्स इंटीजर है तब तो इक्वल टू वाली कंडीशन आएगी। अगर एक्स इंटीजर ना होगी, एक रैशनल नंबर है, तो हमारे पास में ये क्या होएगा, ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल लेस देन वैल्यू आएगी। इसी तरीके से अगर हम इसकी लेके चलते हैं, नेगेटिव इंटीजर लेके चलते हैं, जैसे कि हमारे पास में वैल्यू है माइनस, हम ले लेते हैं 7.2 ले लेते हैं, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आएगा वो इसका क्या आएगा, -8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर एनी रियल नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, x-1, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो इसके बीच में बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास में कंडीशंस होती है। तो आई थिंक इसी से क्लियर हो गया है। अब हम डेफिनेशन करते हैं। इफ़ एक्स बी एनी रियल नंबर, देन द लार्जेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ब्रैकेट फंक्शन एक ही चीज़ है। देन द लार्जेस्ट इंटीजर विच डज नॉट एक्सीड एक्स, एक्स से एक्सीड नहीं करेगा, इज कॉल्ड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। द फंक्शन विच एसोशिएट इंटीजर एक्स विद ईच रियल नंबर इज नॉन एज अ ब्रैकेट फंक्शन। तो यही चीज़ जो मैंने आपको बताया, इसी के अंदर डेफिनेशन के अंदर भी यही चीज़ लिखी हुई है। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर इंटीग्रल वैल्यू है तब तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उस वैल्यू के ही इक्वल आएगा। अगर हमारे पास में फ्रैक्शनल वैल्यू, मतलब कि अगर हमें रैशनल वैल्यू दी हुई है, तो हमारा जो पार्ट आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वो क्या आएगा, उससे लेस देन वैल्यू आएगी। जैसे 2.3 है तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2, -7.2 है तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -8, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम ले रहे हैं कोई भी, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने x ले लिया, इज द लार्जेस्ट वैल्यू विच इज़ लेस देन एंड इक्वल टू x, तो यहाँ पर x को हम क्या लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस r हमारे पास में क्या आ जाएगा। अब x जैसे 2.3 लिया था हमने, तो ये 2.3 को हम क्या लिखते हैं, 2.3 हमारे पास में आ जाएगा 2.3 प्लस r। अब यहाँ पर 2.3 की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाले तो वो 2 आ जाएगी, तो r जो है वो क्या बचेगा हमारे पास, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होएगा वो बचेगा, तो विच इज़ इक्वल टू 0.3। तो ये जो r की वैल्यू है वो किसके बीच में बिलोंग करती है, r या ऑलवेज लेस देन 1 होएगा, बट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो अगर सिर्फ वैल्यू 2 है तो इस केस में तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अदरवाइज 2.3 है तो इस केस में हमारे पास r जो है वो 0 और 1 के बीच में, ये नॉट इक्वल, यहाँ पर क्या आएगा, ऑलवेज लेस देन 1 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4, 0 इज लेस देन r इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये कंडीशंस हमारे पास में होती है। नेक्स्ट हम एक थ्योरम करते हैं इसी की बेस्ड पे। क्या थ्योरम है, लेट x एंड y बी एनी रियल नंबर्स। यहाँ पर x और y हमें क्या दिए हुए, रियल नंबर्स दिए हुए हैं। देन हमें प्रूफ करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x विच इज़ लेस देन ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1, ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले फॉर रियल वैल्यू ऑफ x हमारे पास में क्या है, x कोई भी रियल नंबर है तो x की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस r के इक्वल आएगी, एंड r इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, ठीक है। यहाँ से आगे आपके, अब इसी कंडीशन को अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास x जो है, x लेस देन r जो है वो क्या है, लेस देन 1 है, तो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू जो है वो लेस देन किससे आ जाएगी, x प्लस 1 से, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ आए। x क्या दिया हुआ है, x इज़ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस r, बिकॉज x हमें रियल नंबर्स दिया हुआ है। तो ये वाली कंडीशंस दी हुई है हमें 2.3, ये क्या है हमारे पास में 2 प्लस 0.3, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये हम केस लेके चल रहे हैं। तो x इज इक्वल टू मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस r, ठीक है। अब r अगर हम
आर क्या है हमारे पास, लेस देन 1 है, आर लेस देन 1 है, तो ये पूरी कंडीशन जो होगी वो हमारे पास में क्या होगी, एक्स इज लेस देन मॉडल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन अगर हम लेके चल रहे हैं, अब यहाँ पर क्या है, बिकॉज ये कंडीशन लिया व्हेन आर इज लेस देन 1। दूसरी कंडीशन में अगर आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 ले रहे हैं, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स से, ये कंडीशन ही आ जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ऑलवेज लेस देन ही होता है एक्स के, अगर ये इंटीग्रल वैल्यू है तब तो इक्वल हो जाएगा, अगर ये रैशनल वैल्यू है तो हमारे पास में क्या वैल्यू होती है कि ये इसकी वैल्यू जो है वो ऑलवेज लेस देन होएगी, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स व्हेन r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इन दोनों ही कंडीशन को जब हम कंबाइन करेंगे देन हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस कंडीशन से क्या होएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, एंड ये x जो है वो लेस देन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में ट्रू हो जाएगी। अब सेकेंड पार्ट हमें प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट क्या दिया हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m वेयर m इज एनी इंटीजर। m क्या दिया हमें, कोई भी इंटीजर दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या कंडीशन है, अब x जो है वो किसके इक्वल होता है, क्योंकि रियल नंबर दिया हुआ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस r के इक्वल होएगा वेयर r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, ठीक है, ये आएगा। अब हमें प्लस m, दोनों साइड अगर हम m ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस m इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस r प्लस m, ठीक है। इसी कंडीशन को अगर हम लिख दे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m और यहाँ से हम r को कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। और r हमें क्या दिया हुआ है, ये वैल्यूज़ दी हुई है, r इज़ लेस देन इक्वल टू लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें गिवन है। अब यहाँ से आपके पास में क्या कंडीशन आएगी, दोनों साइड अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, बट r की वैल्यू क्या है, लेस देन 1, तो r तो हमारे फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, ठीक है। तो उसको अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंक्लूड करेंगे तो सिर्फ यही वैल्यू आएगी, क्योंकि ये भी हमारे पास में क्या इंटीजर है और m हमें ऑलरेडी इंटीजर दिया हुआ है, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, x प्लस m के इक्वल आ जाएगी, बिकॉज r इज़ अ फ्रैक्शनल वैल्यू एंड r इज़ लेस देन 1, ठीक है। तो ये केस तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास में है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमें है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज़ लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y इज़ लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो x रियल नंबर दिया हुआ है, देन x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस r1। अब यहाँ पर हमारे पास में ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू लेते हैं तो ये भी क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस r2 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 इज़ लेस देन r2 इज़ लेस देन 1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास कंडीशन। अब हमने क्या करना है, अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, क्योंकि हमें इस तरीके कंडीशन निकालनी है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं x प्लस वाई, तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस r1 प्लस r2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमें r1 प्लस r2 को अगर हम इन दोनों को भी ऐड करके देखते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू r1 प्लस r2 इज़ लेस देन 2 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गई। अब इस कंडीशन को अगर हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, एक तो हम ले लेते हैं कि r0 और 2 के बीच में हमारा r1 प्लस r2 बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि r1 प्लस r2 की वैल्यू एक तो ले लेते हैं लेस देन एंड इक्वल टू 1, और दूसरी ले लेते हैं कि 1 से तो ग्रेटर देन ले लेते हैं हम, और लेस देन ले लेते हैं 2 से। तो ये दो कंडीशन हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास में क्या आ गया, अब दोनों साइड में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, ठीक है। ये तो हमारा ये वाला केस ले लेते हैं, फर्स्ट केस। इसके अंदर जब r1 प्लस r2 की वैल्यू जो है वो किससे लेस देन है, लेस देन है 1 से, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू लगा लेते हैं, तो r1 प्लस r2 हमारे पास क्या है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, 0 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो उसका जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस r अगर r1 प्लस r2 लेस देन 1 है, ठीक है। दूसरे केस हम ये वाला ले लेते हैं कि अगर हमारे पास में r1
प्लस R2 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है बट लेस देन 2 है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, सपोज 1.5 ले लेते हैं हम, 1 और 2 के बीच में R1 प्लस R2 की वैल्यू तो 1.5 है। तो 1.5 का जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो हमारे पास में 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो उस केस में इसी को सॉल्व कर रहे हैं, इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास में 1 आ गई। अब इन दोनों केस को अगर हम डिस्कस करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई किसके इक्वल आ रहा है, या तो आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, या फिर आ रहा है इसके साथ में +1। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई इस क्या होगी, लेस देन एंड इक्वल टू, इससे या तो लेस देन होगी वैल्यू या फिर इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये केस आ गया। और इसके साथ में हमारे पास में क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y की वैल्यू जो है वो क्या होती है, वो ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू होती है x प्लस वाई के। अगर ये इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी x से, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन होगी y पे। तो इन दोनों का सम ले लिया, दिस इज लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, इसका फिर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ रही है, विच इज़ लेस देन एंड इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आ गया ग्रेटेस्ट, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर दोबारा से लेंगे तो वो वैल्यू तो सेम ही रहेगी हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों केसेस को अगर हम कंबाइन करते हैं, एक तो हमारे पास में ये वाला केस ले लेते हैं और एक ये वाला केस ले लेते हैं, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y विच इज़ लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ से हम केस ले रहे हैं मोड ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y एंड +1, ठीक है। तो थर्ड केस में हमने यही प्रूव करना था, तो ये हमारे पास में कंडीशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट एक पार्ट, फोर्थ पार्ट और दिया हुआ इस की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x इज इक्वल टू 0 होएगा इफ़ x इज एन इंटीजर, और इसकी वैल्यू क्या होएगी, अदरवाइज वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास में -1। तो इस केस को अगर हम लेके चल रहे हैं, अगर x इंटीजर है, ठीक है, तो फर्स्ट केस लेते हैं व्हेन x इज एन इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगी, सेम वैल्यू होगी, एंड माइनस पे भी अगर हम वैल्यू लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी हमारे पास में माइनस ऑफ x होगी, यानी कि 2 वैल्यू है तो 2 होएगी, -2 है तो वैल्यू क्या होगी -2, अगर x इंटीजर है, फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये वैल्यू होगी। इन दोनों को ही अगर हम ऐड कर देते हैं, x प्लस माइनस ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0, तो उस केस में तो 0 आ गई। दूसरा केस अदरवाइज, दैट मीन्स कि हमें ये लेना है कि x अगर हमारे पास में इंटीजर नहीं है, ठीक है, x अगर हमारे पास में इंटीजर नहीं है तो x अगर इंटीजर नहीं है तो उस केस में क्या होएगा, x को हम क्या लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट r की वैल्यू इज दिस, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब इस केस के अकॉर्डिंग अगर दोनों साइड हम माइनस लगाते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड माइनस ऑफ r। उसके बाद हमने इस माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया तो माइनस ऑफ x विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x एंड माइनस r, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड माइनस ऑफ 1। ये हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 माइनस r लिया है और r की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 1 से कम है, तो माइनस r जब लेंगे तो वो उसकी वैल्यू -1 की इक्वल ही आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई -x -1। अब यहाँ से आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, इस x को अगर हम इधर लेके आते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, x प्लस का हो जाएगा एंड माइनस ऑफ x विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो हमें अगले पार्ट में ये प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये फर्स्ट थ्योरम थी, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे ब्रैकेट फंक्शन के ऊपर। अब इसके बाद हम एक और थ्योरम कर लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ़ x इज़ एनी रियल नंबर, x हमें क्या दिया हुआ है, एक रियल नंबर दिया हुआ है, देन हमें प्रूफ करना है कि ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x अपॉन n इज इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x अपॉन n। n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, n तो पॉजिटिव इंटीजर है बट x हमें क्या दिया हुआ है, एक रियल नंबर दिया हुआ है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बाय डिवीजन
बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव, अगर हम वैल्यू लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स तो वो किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास में, एन क्यू प्लस आर के इक्वल, वेयर आर इज लाइंग बिटवीन 0 से एन, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और क्यू जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस केस में क्यू हमारे पास में होएगा एक इंटीजर, ठीक है, क्यू इज़ एन इंटीजर। अब एक्स क्या दिया हुआ है, रियल नंबर दिया हुआ है, एक्स इज एनी रियल नंबर, तो एक्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स को हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस सम फ्रैक्शनल पार्ट, उसको हमने ले लिया एस, ठीक है, तो एस जो है वो 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये तो हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगाई, यहाँ पर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला रिजल्ट लगाया। अगर एक्स रियल नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड को, अगर हम लेके चलते हैं इसको, तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय एन का ग्रेटेस्ट इंटीजर है हमारे पास में, क्या आ जाएगा, ये वैल्यू लगा देते हैं हम, एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एस और अपॉन में क्या आ जाएगा, एन, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जगह हम ये रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा एन क्यू प्लस आर एंड प्लस एस अपॉन में एन, ठीक है। इसको एन से एन डिवाइड करके हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्यू प्लस आर प्लस एस अपॉन एन, ये वैल्यू आ गई। अब हमने ये चेक करना है कि आर प्लस एस अपॉन एन जो है वो लेस देन 1 से है या ग्रेटर, ये वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो हमारे पास में सिंपल क्या रह जाएगा, ये क्यू की इक्वल ही रह जाएगी, ठीक है। तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू किसकी इक्वल है। अब आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ से कंडीशन में दिया हुआ है आर जो है वो लेस देन एन है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज आर अगर लेस देन एन है तो अगर हम आर 1 से कम है, ठीक है, तो यहाँ पर आर जो है वो क्या होएगा, लेस देन एंड इक्वल टू एन माइनस 1, अगर हम एन माइनस 1 के या तो इक्वल होएगा या उससे भी उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होएगी। दिस इम्प्लाइज हमारे पास में क्या आ गया, दोनों ही केसेस में हमने क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया, तो ये हमने कर दिया आर प्लस एस विच इज़ लेस देन, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, आर प्लस एस लेस देन, इसका क्या आ गया, एन माइनस 1 एंड प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास आर प्लस एस इज़ लेस देन एन, यानी कि आर प्लस एस अपॉन एन इज़ लेस देन 1। अब देखो ये वैल्यू जो आई है आर प्लस एस अपॉन एन इज़ लेस देन 1, ये वैल्यू हमारे पास में क्या आई है, 1 से कम आई है, ये वैल्यू 1 से कम आई है, दैट मीन्स ये जो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो क्या है हमारे पास में, आर प्लस एस बाई एन 1 से कम आ गया, तो इसकी जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल रहेगी, ये वैल्यू हमारे पास सिंपल क्यू के इक्वल ही रहेगी, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इंटीजर वैल्यू निकाल रहे हैं। और ये जैसे कि ये वैल्यू आ गई 2 प्लस 0.3, ठीक है ना, ये 0.3 जो है वो 1 से कम है, तो इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने इसीलिए चेक किया है कि ये वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो इसको हम इस पूरे को किसके इक्वल लिख सकते हैं, क्यू के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में क्या है, इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन एन विच इज़ इक्वल टू, अब इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है, एन क्यू प्लस आर अपॉन में एन आ गया, दिस इज़ इक्वल टू क्यू प्लस ये आ जाए हमारे पास आर अपॉन एन आ गया, ठीक है। अब आर अपॉन एन यहाँ से कंडीशन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर अपॉन एन क्या हो जाएगा, ये भी लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, तो ये भी फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, इसका मतलब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, क्यू के इक्वल लिख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड भी हमारा क्यू के इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड भी क्यू के इक्वल आ गया। देन वी से दैट ये हमारे पास जो वैल्यू आई है अपॉन एन इज इक्वल टू आएगा इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया, इसमें हमने दोनों पार्ट्स को अलग अलग करके प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये इसके बाद एक इससे पहले जो थ्योरम है वो भी आप रिवाइज कर लेना, इजी है और इनके रिजल्ट्स भी ध्यान रखना है। इसके बाद कल हम करेंगे डी पॉलीगैनिक फॉर्मूला, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आएगा। कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।